नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि भारत के लिए सकारात्मक भी है अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, और इस मायने में भी खास है क्योंकि भारत इस बहाने दुनिया के लिए एक अपने आप में चुनौती बनकर पेश हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र कहकर पुकारने वाले बेंजामिन नेतन्याहू फिर से एक बार प्रधानमंत्री ऑफ इजराइल बन चुके हैं। पहले ही 15 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद फिर से चुनाव जीतकर उनकी पार्टी लिकुड पार्टी बहुमत के साथ फिर से गठबंधन बनाकर सत्ता में वापसी कर रही है। इस जानकारी के बारे में हम चर्चा करेंगे और विशेष रूप से भारत और इजराइल के रिलेशंस की भी बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अब भविष्य में I2U2 यानी इंडिया इजराइल यूएई यूएसए गठबंधन जो है, वो जो से वेस्ट का क्वाड कहते हैं, आने वाले समय में भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी अपेक्षा की किरण लेकर आएगा, एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आएगा। इसके साथ साथ हम आज के सेशन में समझेंगे कि किस प्रकार से इजराइल का इलेक्शन सिस्टम काम करता है, कैसे यहाँ पर चुनाव होते हैं, क्यों 3 साल में 5वीं बार चुनाव हो गए, क्या कारण है कि यहाँ की सरकारें टिक नहीं पाती, और क्या कारण है कि बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ 15 साल तक शासन कर लिए। जहाँ 3 साल में 5 बार सरकार गिर गई, वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ऐसे देश में 15 साल लगातार शासन तो नहीं किए, एक बार 3 साल और एक बार 12 साल शासन किए। इन तमाम बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, पर एज पर कमिटमेंट हर सेशन के अंदर मैं 2 खबरें आपको वो भी चर्चा में लाता हूं जो कि करंट में, वर्तमान में चर्चा का कारण बनी हुई हैं। जैसे जल शक्ति मंत्रालय ने गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया। कब किया? सेशन के अंदर ऑप्शंस हैं। ऐसे ही दूसरा सवाल आपसे करंट से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ऊंची पवन टरबाइन का निर्माण किया है। यह भी सवाल चर्चा में है। आप इन माध्यम से और खबरों के भी संपर्क में रह लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सुर्खियों में देख रहे हैं कि नेतन्याहू सेट टू रिटर्न, यानी तय हो गया है, शपथ नहीं ली है, आधिकारिक रूप से यह तय हो चुका है, क्योंकि वर्तमान में जो पद पर यायर लैपिड सवार थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो साहब यहां पर, क्योंकि लैपिड जो इजराइल के प्रधानमंत्री के पद पर ये बैठ रहे हैं, जो यायर लैपिड हैं, उन्होंने इन्हें कांग्रेचुलेट कर दिया है कि साहब बहुत सारी बधाई हो आपको। भारत के प्रधानमंत्री ने भी इन्हें बधाई दे दी है। ये हैं नेतन्याहू, 73 वर्षीय हैं, 15 नवंबर के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाएंगे। चुनाव जीत गए हैं तो स्वाभाविक है कि बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। हम इस बारे में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी यहाँ के बारे में देना चाहूँगा। जैसे यहाँ की संसद को क्या कहा जाता है, यहाँ की चुनाव पद्धति क्या होती है। कुछ दिनों पहले मैंने आपके सेशन में ब्राज़ील का इलेक्शन डिस्कस किया था, एक बार आप उसे भी देख लीजिएगा। इसी के तर्ज पर मैं आज आपके साथ में इजराइल का इलेक्शन डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसे भी समझ लीजिए क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जब बात हो नेसेट की तो इसका क्या तर्क है मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारे यहाँ संसद पार्लियामेंट है, ब्रिटेन के अंदर आप वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। एग्जैक्टली इजराइल के अंदर जो नेसेट है, यहाँ पर चुनाव कैसे होते हैं ये हम आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। हम लोग जानते हैं जैसे कि राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटें हैं, लोकसभा में 543 सीटें हैं। इनके यहाँ की जो सेंट्रल असेंबली दैट इज नेसेट है, उसके अंदर 120 सीटें हैं। स्वाभाविक है, बहुमत जिसका होगा उसी की सरकार होगी। तो बहुमत का आंकड़ा हुआ 61 जिनके पास नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन हुए या सांसद हुए, वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि यहां पर किसी भी एक पार्टी को बहुमत कभी नहीं मिला। जब से देश बना है आज तक किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इसके पीछे की बात समझते हैं। यहां पर आपके सामने कुछ लोगों के नाम लिखे हैं और उनके सामने आप यहां पर कुछ पार्टीज के नाम लिखे हैं और आपके उनके सामने नेताओं के नाम लिखे हुए हैं। जैसे नाम लिखा है लिकुड पार्टी का, लिखा है यस एथिड पार्टी का, रिलीजियस जियोनिस्ट, नेशनल यूनिटी, ये कुछ पार्टीज के नाम हैं। सर इतनी सारी पार्टी? जी हां, यहां का देश लगभग 1 करोड़ के आसपास की आबादी। इस देश के अंदर चुनाव का जो सीन है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम को आप आसान भाषा में ऐसे समझें कि 120 सदस्यों के लिए चुनाव में पार्टी उतरती हैं, व्यक्ति नहीं उतरते। मतलब जैसे आपके क्षेत्र में संसदीय चुनाव जब होंगे तो संसदीय चुनाव के एमपी के प्रत्याशी के रूप में कई लोग चुनाव में उतरेंगे।
आप उन्हें चुनेंगे, उनके व्यक्तिगत जो पहले कारनामे रहे हैं उनके आधार पर सकारात्मक नकारात्मक विश्लेषण करेंगे और चुनाव में उन्हें जीत या हार का सामना कराएंगे। एग्जैक्टली इनके यहाँ क्या होता है, यहाँ जब इलेक्शन होते हैं तो इन इलेक्शंस में पार्टी चुनाव में उतरती हैं। उदाहरण के लिए आसान भाषा में यूं समझिए कि कांग्रेस चुनाव में उतरे, राहुल गांधी जी या फिर कोई और नेता नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि पार्टी को वोट दीजिए। अब पार्टी को वोट दे दिया, उसका क्या फायदा हुआ? फायदा यह हुआ कि जितना प्रतिशत वोट, मान लीजिए देश में कुल 100% मतदान हो गया एक बार के लिए, ये मानिए, और 100% मतदान में 10% सीट या 10% वोट एक पार्टी को प्राप्त हुए, तो इसका अर्थ यह निकाला जाएगा कि इन्हें संसद में 12 सीट दे दी जाएं, क्योंकि कुल 120 सीटें हैं, उसका 10% यानी 12, वो 10% मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दे दिया जाए। फिर आप पूछेंगे ऐसे तो वो किसी को भी खड़ा कर देगा? नहीं, पार्टी अपने द्वारा एक प्रेफरेंशियल लिस्ट बनाती है, उसमें बताती है कि मैं अगर पार्टी एज ए चुनाव जीतकर आती हूं तो इन लोगों को अपने यहां पर सांसद नियुक्त करूंगी। यानी कि पार्टी अपने उम्मीदवारों को दुनिया को दिखाती तो है, लेकिन वोट पार्टी को दिया जाता है, व्यक्ति को नहीं दिया जाता। यह बहुत ही डिफरेंट प्रकार की प्रणाली है। पहली बात तो आपको यह समझ में आनी चाहिए। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग इनके चुनाव पद्धति जो है वो ये कि इनके जो कुल वोट पड़ते हैं उनमें 3.25%, यह नंबर याद रखिएगा, यह थ्रीशोल्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? 100 वोट पड़े, अगर किसी के पास 3.25% वोट नहीं मिले तो उसके वोट 0 काउंट किए जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि 3.25% वोट मिल गए तो भी साहब वो 4 सीट ले जाने के कामयाबी पा जाएगा। नहीं, इससे ऊपर परसेंटेज चाहिए। अगर इससे नीचे रह गया तो ये वोट नल एंड वॉइड कंसीडर किए जाएंगे, बाकियों में बांट दिए जाएंगे। इसका अर्थ ये निकला कि यहां पर पार्टी सिस्टम काफी प्रबल है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। और अगर ये बात समझ में आ गई तो यही वो कारण है जिसके चलते यहां पर आज तक कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत लेकर नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का अपना, मतलब या फिर ये मान लीजिए कि सोच के आधार पर पार्टियों का निर्माण हो रखा है और हर पार्टी अपना किसी ना किसी प्रकार का एजेंडा स्थापित करने में कामयाब हो जाती है और इतना परसेंटेज वोट तो ले ही आती है। अगर हम भी अपने देश में देखें तो जो बहुमत के साथ पार्टी सत्ता में आती है उसके अगेंस्ट जितनी भी पार्टियां हैं वो भी पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं रोल लेती हैं। अच्छा, फिर जो सरकार के अंदर जीतकर लोग आते हैं फिर वो कोएलिशन बनाकर सरकार बनाते हैं, यानी गठबंधन के साथ सरकार बनाते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बात है कि 61 सीटें जिसके पास मेजॉरिटी में आ जाएं, ऐसा आज तक 1949 से लेकर नहीं हुआ है। इजराइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, काफी ज्यादा विवादित स्थान के रूप में अरब वर्ल्ड के लिए यह रहा है, क्योंकि माना जाता है कि पहले जिस जगह पर आज इजराइल है यहां पर पैलेस्टाइन हुआ करता था। फिलहाल चर्चा कर लेते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की और चर्चा करेंगे कि इनके आने से भारत की दोस्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नेतन्याहू पहली बार 1996 से 1999 के लिए 3 साल के लिए प्रधानमंत्री चुने गए थे। अच्छा, एक जानकारी मैं और दे देता हूं, यहां की जो संसद का कार्यकाल है वो 4 साल का रहता है, यानी एट ए टाइम 4 ईयर्स के लिए संसद चलती है। जैसे अपने यहाँ 5 साल का संसद का कार्यकाल होता है, बिल्कुल वैसे ही ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने वर्ष 2009 से लेकर के 2021 के बीच में और 12 साल 74 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। ये लिकुड पार्टी से बिलोंग करते हैं। जैसे हर राजनेता एक पार्टी का नाम लेता है, ऐसे ही इनकी पार्टी का नाम लिकुड पार्टी है। ये राइट विंग पार्टी है। हमने आपको जब ब्राजील वाला केस डिस्कस किया था तब बताया था कि वहां पर जो लूला नाम के व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं वो लेफ्टिस्ट पार्टी से हैं, और हमने ये भी बताया था कि लैटिन अमेरिका में 6 देश ऐसे हो गए हैं जो लेफ्टिस्ट सरकार चला रहे हैं, है ना। ये राइट विंग पार्टी है, यानी कि एक तरह से पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी है, और ये लिकुड पार्टी इनकी पार्टी की वो है ना। इनको प्यार से लोग किंग बेबी, मैजिशियन के नाम से पुकारते हैं। और ये सत्ता से गए क्यों थे? अब दूसरा सवाल बनता है कि 3 साल में 5 बार चुनाव क्यों हुए? असल में इनके ऊपर 2019 में आरोप लगे भ्रष्टाचार के। इनके विरोधियों ने आपस में गठबंधन बनाया, इनको सरकार से गिराने का प्रयास किया, लेकिन चुनावी जानकार हैं, राजनीति अच्छे से समझते हैं, इन्होंने उनकी गणित बिगाड़ दी। इनकी जगह बनकर के जो नफ्ताली बेनेट आए, यायर लैपिड आए, उन सबको पद से हटना पड़ा। फाइनली ये सरकार के अंदर वापसी कर गए हैं। उम्मीद है आप ये जानकारी समझ गए हों। अब बात करते हैं भारत के साथ में इनके रिश्तों की। तो ये जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि प्रधानमंत्री ने इन्हें बधाई दे दी है। बधाई देने के पीछे का बड़ा कारण क्या है? क्योंकि असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारत के वो पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इजराइल की यात्रा की थी,
और तो और जब ये नेतन्याहू इंडिया आए थे तो प्रधानमंत्री इन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट तक गए थे प्रोटोकॉल तोड़कर, जिसे इन्होंने अपने चुनावी कैंपेन में भी दिखाया था नेतन्याहू ने कि देखिए इंडिया मुझे कितना पसंद करता है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के काफी मतलब जानने मानने वाले रहे हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को मित्र कह के संबोधित करते हैं। उम्मीद की जा रही है कि इजराइल जब भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते आगे बढ़ाएगा तो भविष्य में अब इनकी यात्रा के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ आसानी से कर पाएगा। आने वाले समय में इन चीजों के बारे में कभी डिटेल से चर्चा की जाएगी। सेशन की शुरुआत में मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे। गंगा उत्सव के बारे में पूछा था, 4 नवंबर से शुरू किया गया है। 4 नवंबर से मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली से शुरू हुआ है गंगा उत्सव के नाम से, और अडानी ने हाल ही के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लंबी मतलब ऊंची जो विंड टर्बाइन है वो मुंद्रा के ऊपर लगाई है, गुजरात के मुंद्रा नामक स्थान पर लगाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसके माध्यम से आप अनअकैडमी पर पा सकते हैं 10% तक का डिस्काउंट। 6 तारीख को होने जा रहा है एक टेस्ट जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। फ्री टेस्ट है, इसमें आप पार्टिसिपेट करके एसएससी और बैंकिंग के अंदर बेहतरीन उपहार और बढ़िया कंपटीशन फील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।